9 अगस्त 1997 मुंबई। टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के ऑफिस में गुलशन कुमार और उनके भाई कृष्ण कुमार बहुत ही चिंता के साथ बैठे थे। गुलशन कुमार की शर्ट पसीने से तर हो रखी है, मानो एसी काम ही ना कर रहा हो। तभी पास में रखा फोन बजता है। गुलशन कुमार फोन उठाते हैं। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। फोन से आवाज आती है, तूने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, लगता है तू मुझे हल्के में ले रहा है। अब पहले तुझे वहां 5 लाख का हफ्ता देना था, अब तुझे पूरे 10 करोड़ का हफ्ता देना पड़ेगा, क्योंकि तेरी फील्डिंग तो मैंने बिछा कर रखी है। इस पर गुलशन कुमार बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तू नदीम के गाने क्यों प्रमोट नहीं कर रहा है? गुलशन कुमार जवाब देते हैं, मैंने उसके गाने प्रमोट किए थे, वो अच्छा म्यूजिशियन है पर अच्छा सिंगर नहीं है। इस पर सामने से और गुस्से में आवाज आती है, तूने मुझे हल्के में लेके बहुत बड़ी गलती करी, अब तो बस अपने अंजाम की तैयारी कर। कॉल कट जाती है। इस कन्वर्सेशन के ठीक 2 दिन बाद गुलशन कुमार की दिन दिहाड़े मंदिर के सामने गोलियों से भुनकर हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या कराने वाला और उस दिन फोन पर धमकी देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का गुर्गा अबू सलेम था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अबू सलेम और म्यूजिक इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने मिलकर गुलशन कुमार की हत्या की थी, जिससे पूरे बॉलीवुड के साथ पूरा इंडिया दहल गया था। साथ ही हम इस वीडियो के थ्रू अंडरवर्ल्ड और मुंबई के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए, गुलशन कुमार, नदीम और अबू सलेम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें साल 1990 में जाना होगा, जब इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म हिट होती है। हाँ, आपने सही पहचाना, मैं आशिकी की बात कर रहा हूँ, जिसकी उस साल 2 करोड़ से ज्यादा एल्बम बिकी थी। इसके साथ आशिकी एल्बम हिंदी में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन चुकी थी। खास बात यह है कि इसे टी सीरीज ने ही प्रोड्यूस किया था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि नदीम सैफी और श्रवण राठौर थे, जिन्हें आप नदीम श्रवण की जोड़ी से जानते हैं। इसी एल्बम के बाद से ही टी सीरीज बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ देती है और टी सीरीज बॉलीवुड म्यूजिक के मेजर पोर्शन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। टी सीरीज की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1993 में इसके मालिक गुलशन कुमार टोटल 359 करोड़ के रेवेन्यू के साथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सिटीजन बन जाते हैं। इस तरफ गुलशन कुमार सफलता की बुलंदी छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आशिकी फिल्म से नदीम श्रवण भी अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। वो आगे चलकर साजन, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों का सुपरहिट म्यूजिक देते हैं, जिनके गाने आप आज भी गुनगुनाते होंगे। अंडरवर्ल्ड एंट्री इन बॉलीवुड। तभी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो जाती है। दरअसल 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से मुंबई में रियल एस्टेट में पैसा नहीं बन रहा था। लोग जमीन कम खरीद रहे थे। रियल एस्टेट में एक तरह की इकोनॉमिक मंदी आ रखी थी। इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड के लोग जो पहले रियल एस्टेट से पैसा उगाते थे, अब उन्हें यही उगाही के लिए नए ऑप्शन की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा था, जिसमें बॉलीवुड सबसे बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद सहित उसके मोस्टली गुर्गे दुबई शिफ्ट हो चुके थे। इसलिए वो आसानी से अपने बंटर लोगों की मदद से बॉलीवुड में उगाही कर लेते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि उस समय गुलशन कुमार ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा रखा था, इसलिए वो उनका नया निशाना बनते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है नदीम सैफी की। जी, ये वही नदीम है जो श्रवण राठौर के साथ मिलकर कई हिट एल्बम दे चुके थे। दरअसल नदीम 1997 तक आते आते एक बड़े म्यूजिशियन बन चुके थे। अब उनका मन था कि वो गायकी में भी अपना हाथ आजमाएं, इसलिए वो 1997 में हाय अजनबी नाम से एक एल्बम रिलीज करते हैं, जिसके गाने उन्होंने खुद से गाए थे। इस एल्बम के द्वारा वे खुद को एक लीड सिंगर स्टैब्लिश करना चाहते थे, जिसके लिए वे गुलशन कुमार के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टी सीरीज के बैनर तले उनकी एक एल्बम को प्रमोट करें, ताकि उनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर गुलशन कुमार ऐसा करने से मना कर देते हैं। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने नदीम को इसलिए मना किया क्योंकि वो सिर्फ नए लोगों को ही मौका देते थे। आज से 7 साल पहले जब उन्होंने नदीम श्रवण को मौका दिया, तब वे नए ही थे। वो हमेशा से नए टैलेंट के साथ ही काम करते आए थे, जैसे उदित नारायण, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू,
क्योंकि अब नदीम सैफी अपने आप में एक स्टार म्यूजिशियन थे, इसलिए उनको टी सीरीज की जरूरत नहीं थी, ऐसा गुलशन का मानना था। वो नदीम को उनकी एल्बम प्रमोट करने से मना कर देते हैं, जिससे नदीम आग बबूला हो जाते हैं। इन दी एंड गुलशन कुमार उनकी एल्बम को प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एल्बम का एक गाना वीडियो में शूट कराकर रिलीज कर देते हैं। जब एल्बम रिलीज होती है तब एल्बम औंधे मुंह गिर जाती है। एल्बम के सभी गाने सुपर डुपर फ्लॉप साबित हैं। नदीम जो स्टार सिंगर बनने का सपना संजोए हुए थे, उनका सपना एक झटके में चूर चूर हो जाता है और वो इसके लिए और किसी को नहीं बल्कि अपने गॉडफादर गुलशन कुमार को ही दोषी ठहराते हैं। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए गुलशन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी एल्बम अच्छे से प्रमोट नहीं की, अगर करते तो आज मेरी एल्बम हिट होती। इस पर गुलशन बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी आवाज ही खराब है, तुम म्यूजिशियन अच्छे हो बट एक सिंगर अच्छे नहीं हो। इस पर नदीम तिल मिलाकर चले जाते हैं और गुलशन को देख लेने की धमकी देते हैं। यहाँ गुलशन कुमार सोच रहे थे कि शायद अभी नदीम गुस्से में है, कुछ समय बाद जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि नदीम यहाँ से जाने के बाद और कहीं नहीं बल्कि गुलशन को मौत के घाट उतारने के लिए अबू सलेम के पास दुबई पहुंच जाते हैं। जून 1997 दुबई के एक 5 स्टार होटल में बड़ी बॉलीवुड पार्टी चल रही थी। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। एक तरफ जहां यह पार्टी चल रही थी, दूसरी तरफ इसी पार्टी में अबू सलेम, दाऊद के गुर्गे और नदीम सैफी शामिल थे। इनके साथ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के वो लोग भी शामिल थे जिनका गुलशन कुमार की वजह से काफी नुकसान हो रहा था। दरअसल ये पार्टी और किसी के लिए नहीं बल्कि इसकी आड़ में गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रचने के लिए बुलाई गई थी, ताकि किसी को शक न हो। गुलशन कुमार को मौत के घाट उतारने के लिए दाऊद मर्चेंट नाम के शूटर को सुपारी दी जाती है, जिसमें उसके साथ उसका भाई राशिद मर्चेंट भी शामिल था। यहाँ दाऊद इससे पहले भी अबू सलेम और दाऊद के लिए मुंबई में कई फिरौती और किडनैप के काम कर चुका था, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या के लिए इसको चुना गया था। साथ ही इसको कुरान की कसम भी खिलाई जाती है ताकि अपने काम से मुकरे ना। इस पार्टी के बाद से दोनों भाइयों को 2500 दिरहम देकर वापस मुंबई भेज दिया जाता है और दोनों भाई गुलशन कुमार की रेकी करना शुरू कर देते हैं। 1 महीने तक दोनों भाई गुलशन कुमार को क्लोजली फॉलो करते हैं। रेकी कर उन्हें मालूम चलता है कि गुलशन डेली अंधेरी वेस्ट में मौजूद शिव मंदिर सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे को जाते हैं। उन्हें यह भी मालूम चलता है कि गुलशन अकेले नहीं रहते बल्कि उनके साथ उनका बॉडीगार्ड कार्बाइन गन लिए होता है और यही वजह थी कि दोनों भाई अभी तक गुलशन पर हमला नहीं कर पाए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों मर्चेंट ब्रदर्स को गुलशन को मारने के लिए एक मौका मिल जाता है। 12 अगस्त 1997 मंगलवार की सुबह अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो महीनों से गुलशन कुमार की रेकी कर रहा था, वो अपने भाई राशिद मर्चेंट और दूसरे साथी आदिल के साथ शिव मंदिर की तरफ सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और मंदिर के पास ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आदिल को कार की पोजीशन देखने के लिए भेजा जाता है। कुछ देर बाद आदिल बड़ी ही हफरा तफरी में वापस आता है। उसकी सांस फूली हुई थी और वो अब्दुल से बोलता है, भाई आज गुलशन के साथ उसका बॉडीगार्ड नहीं आया है। ये सुनकर अब्दुल एक पल के लिए स्तब्ध हो जाता है और तुरंत अपने आका अबू सलेम को फोन मिलाता है। भाईजान, गुलशन के साथ उसका बॉडीगार्ड नहीं है। आज जैसा मौका शायद ही फिर कभी मिले, आज हमें इसका काम तमाम कर ही देना चाहिए। दूसरी तरफ से अबू सलेम बोलता है, बिल्कुल, ये मौका जाया मत होने देना। इससे पहले अब्दुल फोन रखता तभी सलेम बोलता है, रुको, जब गुलशन को गोलियों से छलनी करो तो मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देनी चाहिए। अब्दुल बोलता है, जी भाई। 10:10 शिव मंदिर के आगे मरून रंग की एक मारुति एस्टीम कार रुकती है। कार से सफेद सिल्क का कुर्ता पहने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार बाहर निकलते हैं। आज वो अकेले इसलिए थे क्योंकि उनका बॉडीगार्ड बीमार था और कुछ ही दिन के लिए छुट्टी पर गया था। गुलशन मंदिर में जाते हैं और अंदर लगभग 30 मिनट का समय लेते हैं और जब वे मंदिर से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जो सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों से 50 कदम ही दूर थी, तब उन्हें अचानक अपनी दाहिनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की ठंडी रिम महसूस होती है। कुमार चौंक कर जब पीछे देखते हैं तो वे अपने पीछे एक लंबे बालों वाले आदमी को खड़ा पाते हैं। गुलशन घबराए हुए पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? लंबे बालों वाला आदमी बिना घबराए और आंखों में आंखें डालकर बोलता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। ये आखिरी शब्द थे जो गुलशन कुमार ने सुने। उसके बाद लंबे बालों वाला आदमी अपनी 9mm की पिस्टल का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन ये गोली कुमार गुलशन के माथे को छूते हुए निकल जाती है और वे गिर पड़ते हैं।
उनके हाथ से पूजा की थाली और प्रसाद भी जमीन पर गिर जाता है। अब गुलशन अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते हैं, फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पास में मौजूद झोंपड़ी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उनके ड्राइवर रूपलाल सूरज हमलावरों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर रूपलाल के पैरों पर गोली मारकर उन्हें भी वहीं गिरा देते हैं और पीछे से राशिद और आदिल अपनी वाइट 38 की रिवॉल्वर से गुलशन की गर्दन और पीठ पर ताबड़तोड़ 16 गोलियां दाग देते हैं। गुलशन रेंगते हुए पास की झुग्गी में छिपने की जगह मांगते हैं, लेकिन पास में मौजूद घर की महिला गुलशन को खून से सना देख दरवाजा बंद कर देती है। दूसरा घर भी डर के मारे दरवाजा बंद कर लेता है और इतने में मौत दस्तक दे देती है। गुलशन कुमार, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भक्ति गीत गाए, आज वही गुलशन एक पब्लिक बाथरूम के सामने गिरे पड़े थे। बाथरूम के सामने एक दीवार थी जिस पर मां अंबे को टाइल्स पर बनाया गया था। वो गुलशन कुमार जो भक्ति को ताउम्र एक ताबीज की तरह पहनते थे, वो आज देवी की चरणों में मरे पड़े थे। गुलशन को मारने के बाद तीनों हमलावर भीड़ को डराने के लिए हवाई फायर करते हैं और एक टैक्सी को रोककर उसमें से ड्राइवर को बाहर निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से गुलशन कुमार की क्रूर और निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद पूरा देश हिल जाता है। हालांकि पहले भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड द्वारा कई हत्याएं की गई थी, बट इसकी ब्रुटैलिटी एक्सट्रीम थी और अभी सलीम हर गली नुक्कड़ की चर्चा का विषय बन जाता है। गुलशन की हत्या के बाद पुलिस नवंबर 1997 में 400 पन्नों की चार्जशीट दायर कर 26 लोगों को आरोपी बनाती है, जिसमें नदीम सैफी से लेकर टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तोरानी का भी नाम आता है। रमेश तोरानी का नाम अपने आप में चौंकाने वाला था। चार्जशीट में कहा जाता है कि रमेश तोरानी और नदीम सैफी ने मिलकर गुलशन कुमार को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। हालांकि जब केस शुरू होता है तब सबूतों के अभाव में रमेश तोरानी को बरी कर दिया जाता है और नदीम सैफी, जो इस हत्या के दौरान लंदन चले गए थे, उन पर कभी मुकदमा ही नहीं हो पाता है। भारत सरकार काफी कोशिश करती है कि लंदन से नदीम को वापस लाया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी लड़ा जाता है, लेकिन प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से भारत सरकार को यह केस भी हारना पड़ता है और आज नदीम सैफी लंदन में ही है। इस केस का फैसला अप्रैल 2002 में आता है और 26 लोगों में से 18 को बरी कर दिया जाता है और केवल एक इंसान अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अबू सलेम का क्या हुआ। दरअसल आज अबू सलेम भारत की ही ऑर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ये उम्र कैद की सजा उसे गुलशन कुमार की हत्या के लिए नहीं, बल्कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट के लिए मिली थी। उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का मुकदमा ही नहीं लड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि 2002 में जब उसे पुर्तगाल में मोनिका बेदी के साथ एक अपार्टमेंट में पकड़ा गया, तब पुर्तगाल ने सलेम को भारत को कुछ शर्तों के साथ सौंपा था, जिसमें एक शर्त ये थी कि उस पर गुलशन कुमार का मुकदमा नहीं चलेगा। कुल मिलाकर आज भी गुलशन कुमार की हत्या के मुख्य आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।